हेलो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को और ये उन्होंने 1932 में डिस्कवर किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेम्स चैडविक ने ही इसको डिस्कवर किया था। बहुत सारे साइंटिस्ट के मन में एक डाउट था कि प्रोटॉन के अलावा भी और भी कुछ हो सकता है न्यूक्लियस में। तो डाउट कैसा था कि अगर हीलियम एंड हाइड्रोजन के मास को अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर एक डाउट आता है। तो साइंटिस्ट को ये पता था कि हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है। मेनली जो एटम का मास है वो प्रोटॉन के कारण ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, दैट मीन्स निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हीलियम का मास है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा उसके 2 प्रोटॉन के कारण एंड हाइड्रोजन का मास 1 प्रोटॉन के कारण। तो 1 प्रोटॉन का मास 1 यूनिट का होता है, तो हीलियम का मास उस हिसाब से 2 यूनिट का होना चाहिए था और हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास यूनिट का। इसका मतलब कि अगर मासेस को कंपेयर किया जाए तो कुछ ऐसा सिचुएशन होना चाहिए था कि अगर 1 हीलियम एटम रखा जाए और इसके कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन एटम के मास के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो वो बराबर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पाया गया कि हीलियम एटम का मास ये 2 हाइड्रोजन एटम के मास से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर हीलियम में 2 प्रोटॉन्स है जिसके कारण 2 यूनिट का मास होना चाहिए उसका, और हाइड्रोजन में अगर 1 यूनिट का मास है तो 2 हाइड्रोजन मिलाकर उतना ही मास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं पर अगर 2 हाइड्रोजन एटम की जगह हम 4 हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो और उसके मास को हम कंपेयर करते हैं एक ही हीलियम एटम के साथ, तो ये इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये 4 हाइड्रोजन एटम का मास है वो 4 यूनिट का होना चाहिए और 1 हीलियम एटम का मास 2 यूनिट का होना चाहिए। लेकिन बैलेंस आउट कैसे कर रहा है यहाँ पर? ये जो एक्स्ट्रा मास है वो आ कहाँ से रहा है? आज हमें इसका आंसर पता है कि इन मोस्ट ऑफ द हीलियम एटम्स न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये पहली तरह का डाउट साइंटिस्ट के मन में बहुत सालों से चल रहा था। एक डाउट और भी है, अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को कंपेयर करें तो जो कि रिफ्लेक्ट करता है कितने प्रोटॉन्स है, तो हीलियम, लिथियम, बेरियम, अगर इनका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है और बेरिलियम का 4 है। ये जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो एटॉमिक मास जो है हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है और बेरिलियम का 9 है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर अगर एटम्स का मोस्ट ऑफ द मास उसके न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लियस में अगर सिर्फ प्रोटॉन्स हो तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 होना चाहिए था लेकिन वो 4 है। लिथियम के लिए वो 3 होना चाहिए था लेकिन वो 7 है। बेरिलियम के लिए 4 होना चाहिए था लेकिन वो 9 है। तो इस तरह के डाउट जो है बहुत सालों से साइंटिस्ट के मन में थे। लास्टली 1932 में जेम्स चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिखाया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा और भी कुछ है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा था। In 1930, Bothe and Baker bombarded a piece of beryllium with alpha particles from a radioactive source produced neutral radiation, which was penetrating but non-ionizing. They observed penetrating radiation emerging from the beryllium that they thought to be gamma rays. ये एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट जैसे था। यहाँ पर टारगेट चैडविक ने लिया बोरॉन का। सो बोरॉन टारगेट में बम्बार्ड किया गया अल्फ़ा पार्टिकल्स को और ये पाया गया कि यहाँ से कुछ रेज इमिट कर रहे हैं। जब इन रेज को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये रेज कहीं पर भी डिप्लेट नहीं हो रहे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करके देखा तो ये पाया गया कि ये रेज न्यूट्रल रेज है, इस पर कौन सा भी चार्ज नहीं है। आगे एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया और वैक्स के 2 mm के पीस को इस रेडिएशन के सामने रखा गया। तो देखा गया कि वैक्स से रेज बाहर निकल रहे हैं और उसमें प्रोटॉन्स है। सो ये कंक्लूड किया गया कि इसमें काफ़ी मोमेंटम है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होते तो उसके पास इनफ मोमेंटम नहीं होता कि यहाँ से वैक्स के एटम से ये प्रोटॉन्स को इतनी तेज़ी से बाहर निकल पाए। इसका मतलब ये न्यूट्रल रेस है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है। तो यहाँ पर ये माना गया कि ये जो पार्टिकल्स है उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास से कंपैरेटिव है और इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और ऑब्वियसली सबको ये समझ में आया कि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है।